गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए, कर ही लिए होंगे आप लोगों ने। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम तो शायद शायद क्या नहीं होनी चाहिए। तो आते हैं लास्ट पार्ट पे। ये तो हो गया था, नहीं हुआ था। अ वर्कर इज पेड, क्वेश्चन नंबर 12। A worker is paid 10,000 rupees per month and a DA of 2,000 per month. Worker contribution to provident fund is 10% and employers also contributed the same amount. The employee state insurance 6.5% of wages, of which 1.75% is paid by the employee. टोटल 6.5% का ईएसआई में कंट्रीब्यूशन जाता है, उसमें से 1.75% एम्प्लॉय करता है। इसका मतलब हो गया 4.75% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है। इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस ईच ईयर। तो 2 महीने का एक्स्ट्रा वेजेस बोनस की तरह हम पे करते हैं वर्कर को। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर इज 300 of 8 hours each. Out of these, the worker is entitled to 15 days leave on full pay. 300 दिन, और 300 दिन में 15 दिन का हम उन्हें लीव देते हैं, और वो भी फुल पे के साथ। वेजेस रेट पर आर कैलकुलेट करनी है। तो वैसे तो सिंपल ही है, जो कैलकुलेशन मंथली चल रहा है वो मंथली जाने दो। तो यहाँ पे 10,000 पर मंथ एंड 2,000 पर मंथ आपका वेजेस हो गया। कितना हो गया? 12,000 पर मंथ। 10,000 से 120 और 2,000 से 24,000। देन एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वेजेस प्लस डीए। स्पेसिफाई करता है तो अलग करना है, अदरवाइज वेजेस प्लस डीए। तो वेजेस प्लस डीए का 10% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड 4.75% ईएसआई कंट्रीब्यूशन। तो आई डोंट थिंक कि इस पार्ट में और इस पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है। बोनस कितना देना है? 2 महीने का बोनस देना है। 2 महीने का बोनस देना है, तो 2 महीने की वेजेस के बराबर बोनस देना है। तो 2 महीने की वेजेस 12,000 एक महीने की वेजेस है। 2 महीने का बोनस देना है तो 24,000 का बोनस हो गया। ये आ गई टोटल वेजेस। वेजेस रेट पर आर कैलकुलेट करनी है। तो पूरे साल में टोटल कितने आवर्स हैं? पूरे साल में टोटल कितने इफेक्टिव आवर्स हैं? 300 आवर्स बोल रहा है पूरे साल में, 300 डेज। और 300 डेज में 15 दिन लीव है, तो 300 माइनस 15 285 डेज हो गए। पर डे 8 आवर्स होते हैं। 2280 आवर्स, 2280 आवर्स से डिवाइड कर दो इसको। ये लो जी। नहीं, मंथली नहीं। जब वेजेस रेट मांगी गई है तो वेजेस रेट पर आर मांगी गई है, तो पर आर ही देनी है। पर आर नहीं निकाल सकते ना बेटा यदि आप मंथली जाओगे तो, क्योंकि 300 डेज बोल रहा है। नहीं कर सकते, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि 15 डेज की लीव दे रहा है, तब वो 15 डेज की लीव को हाफ मंथ तो नहीं बोल सकते ना तुम। 15 डेज की लीव बोल रहा है, 15 डेज की लीव कैसे काउंट करोगे? मंथ में कैसे काउंट करोगे 15 डेज को? हम्म मंथली क्यों निकालना है आपको, जब वेजेस आपने ईयरली निकाली है तो? नहीं, 2 मंथ की मंथली वेजेस कैसे निकलेगी जब बोनस 2 मंथ का देना है? नहीं करना है, नहीं करना है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। वो राउंडेड ऑफ का इशू है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अननेसेसरी। तो जब ईयरली चीजें दे रखी है तो ईयरली कैलकुलेट करके खत्म करो ना। तो उसमें उसको शिफ्ट नहीं करना है, अननेसेसरी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? और ईयरली को मंथली या मंथली इंफॉर्मेशन को ईयरली कन्वर्ट करते हो तो कहीं फ्रैक्शनल डिफरेंसेस भी आ जाएंगे, क्योंकि कई चीजें उन्होंने उसी तरह से कैलकुलेट करके दी है कि वो ईयरली चलनी चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल मार्क्स कटेंगे भाई। जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जब उनको पता है कैलकुलेशन पूरी करेक्ट आ रही है, तो अब एग्जैक्ट आ रही है, तो एग्जैक्ट में आपका वेरिएशन आ रहा है, तो कहीं तो मिस्टेक किया है आपने, इसलिए अकॉर्डिंगली चले। कैलकुलेट एम्प्लॉइज आर रेट। एम्प्लॉइज आर रेट सेम है, बेसिक वे, डीए, फ्रिंज बेनिफिट, वही 300 नंबर ऑफ डेज, 20 days आर अवेल्ड ऑफ एज हॉलीडे ऑन फुल पे, नॉर्मल, तो 280 days हो गए, 280 इंटू 8, सेम है। अच्छा, एक फॉर्मूला ये और नोट कर लीजिएगा एफिशिएंसी रेट निकालने का, मैं लिख के देता हूं आपको। वर्कर की यदि हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है फॉर एनी बोनस स्कीम पर्पस, ये कुछ बोनस स्कीम्स यदि आपको स्पेसिफाई की जाती हैं कि वर्कर 90% एफिशिएंट है तो क्या रेट लगेगा, वर्कर 100% एफिशिएंट है तो क्या रेट लगेगा। यदि एफिशिएंसी की परसेंटेज के बेसिस पे कोई बोनस स्कीम बनाई है कंपनी ने, तो वहां हमें एफिशिएंसी परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि वर्कर कितना परसेंट एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी रेट, एफिशिएंसी रेट कैसे आएगा? एक तो तरीका है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, इससे हमारी एफिशिएंसी रेट कैलकुलेट हो सकती है। और दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। आवर्स बेसिस पे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो सकती है। अब यहाँ फॉर्मूला याद करने में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जितना टाइम हमने बोला था उससे उसने कम टाइम में कर दिया, तो इसका मतलब वो मोर देन 100% एफिशिएंट है। अब मोर देन 100% एफिशिएंसी निकालने के लिए हायर अमाउंट को ऊपर रखना पड़ेगा, लोअर को नीचे। एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉर्मूला बना दो। हमने जितना प्रोडक्शन करने को बोला उसने उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। अब ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया मतलब वो एफिशिएंट है। अब एफिशिएंट है तो एफिशिएंसी डेफिनेटली 100% से ज्यादा होगी, तो इसलिए एक्चुअल आउटपुट ऊपर रख दो, नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट रख दो। तो वो लॉजिक पे जाना ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूले में कंफ्यूजन कभी भी, कितना फॉर्मूला होगा, बहुत फॉर्मूला होगा कॉस्टिंग में, कितना याद करेंगे। तो हर फॉर्मूले पे डेफिनेटली भूलोगे, हमारी मेमोरी की एक लिमिट है। और सेकेंडली बात भूलने की नहीं है, बात कंफ्यूजन की है कि सब फॉर्मूले कुछ सिमिलर से लगेंगे तो मिसमैच हो जाते हैं। तो फॉर्मूले पे ना जाओ, अपना लॉजिक लगाओ और सिंपली लॉजिकली देखो, तो अपना आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल ये भी देखो। बजटेड प्रोडक्शन 3480 एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर प्रोडक्ट 5। टोटल उसने बजटेड प्रोडक्शन है उसका 3480 का, और एक यूनिट को बनाने के लिए हमने 5 घंटे अलाउ किए, 5 hours पर यूनिट, तो दोनों ही स्टैंडर्ड है। इट इज फर्दर वर्कड आउट दैट द एफिशिएंसी रेटिंग for productive hours worked by the worker in actually manufacturing the production is 80%, then the exact standard employee hours requirement can be worked out। अब स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालोगे? ये तो हो गए आपके अलाउड आवर्स, अलाउड आवर्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 3480 यूनिट्स बनानी थी उसको, एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगने वाले थे उसको, तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे? तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 17,400। अब उसका एफिशिएंसी रेशो हमें दिया गया है वो है 80%।
अब 80% एफिशिएंसी रेशो का मतलब क्या हुआ? 80% एफिशिएंसी रेशो का मतलब जितना काम वो कर सकता था उससे 80% कम काम कर रहा है, 80% कम एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब 80% कम एफिशिएंसी से काम करने का मतलब क्या हो गया? ये जो आवर्स हैं 33,400, समझना, यहाँ की क्रोनोलॉजी समझना, समझना चीज को। मैंने बोला 3480 यूनिट बनाओ, ठीक है, और एक यूनिट को बनाने के लिए मैं आपको 5 घंटे देता हूं, यानी मेरा काम 17,400 आवर्स में हो जाना चाहिए। वर्कर 80% ही एफिशिएंट है, दैट आई नो, मुझे पता चल गया कि वर्कर 80% एफिशिएंट है, तो वो ये काम इतने टाइम में नहीं कर पाएगा। तो मुझे कितने आवर्स लगेंगे कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए? तो ये जो काम करने के लिए 17,400 आवर्स लगने चाहिए, ये तो लगेंगे, लेकिन इससे ज्यादा लगेंगे। ज्यादा क्यों लगेंगे? बोले सर वो जितने आवर्स काम करने के लिए जाता है ना, उसमें उसका आउटपुट 80% ही निकल के आता है। जितने आवर्स वो काम करने के लिए जाता है ना, उन आवर्स में उसका आउटपुट जो निकल के आता है वो 80% ही निकल के आता है। तो यदि वर्कर 100 घंटे काम करेगा तो मुझे वो 80 आवर्स का ही आउटपुट बना के देगा। ये नहीं है कि जो टाइम लगने वाला है, जो स्टैंडर्ड टाइम मैंने सोचा है, मैं उस स्टैंडर्ड टाइम में 20% और ऐड कर दूं ना। ही इज नॉट टेकिंग 20% मोर, ही इज नॉट टेकिंग 20% मोर। यहां हो क्या रहा है? वो 20% ज्यादा ले रहा है, ऐसा नहीं है। पढ़ो, एफिशिएंसी रेशो, इसका मतलब वो 20% टाइम ज्यादा ले रहा है, दैट इज नॉट द ट्रू फैक्ट। 20% टाइम ज्यादा नहीं लेता है, वो जो काम करता है उसमें 20% आउटपुट कम निकालता है। यदि वर्कर को बोला जाए 100 घंटे काम करो, वो काम तो 100 घंटे करता है, लेकिन आउटपुट वो 80 घंटे का ही निकाल के दे रहा है मेरे को। दैट इज द एफिशिएंसी फैक्ट। एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी रेट का मतलब काम करना और उस काम से निकलने वाला आउटपुट कितना आ रहा है, वो एफिशिएंसी कहलाती है। हमने बोला कि 1 घंटे में 100 यूनिट बनानी है, वो काम तो 1 घंटा कर रहा है, लेकिन 100 यूनिट की जगह 80 यूनिट ही बना रहा है। 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाई? 80। मैं बोलूं वो 80% एफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि 80 यूनिट बनाने की बना रहा है, 80 यूनिट बना रहा है, उसको बनाने में 1 घंटा लग रहा है, और वो 80% एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी कैसे मेजर हो रही है? व्हाट टाइम यू आर टेकिंग, इन दैट टाइम what actual output should be there, that is not actually the same। एक्चुअल आउटपुट जो आ रहा है वो एक्चुअल आउटपुट नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन से कितना कम आउटपुट दे रहा है मुझे वो? 20% कम आउटपुट दे रहा है। इनपुट ज्यादा लगा रहा है ऐसा नहीं बोलना है, वो टाइम ज्यादा ले रहा है ऐसा नहीं बोलना है, वो उसी टाइम में आउटपुट कम दे रहा है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। किसी काम को करने में 10 घंटे लगते हैं, वो 80% एफिशिएंट है, यानी 20% कम आउटपुट देगा, 20% ज्यादा टाइम लेगा, दैट इज नॉट द फैक्ट। और ये बहुत बड़ा मिस्टेक क्रिएट कर देता है। नहीं, यही तो गलती हो गया, वो 125 हो जाएगा। 125, उसमें 20% लेस आउटपुट, तो आउटपुट कितने घंटे का आ रहा है? 100 घंटे का आउटपुट आ रहा है। तो यहां ये चीज, ये फैक्ट समझना, जब हम एफिशिएंसी रेशो की बात करते हैं तो एफिशिएंसी रेशो या एफिशिएंसी परसेंटेज, हाउ मच टाइम ही इज टेकिंग, ये नहीं बताया जाता है। एफिशिएंसी रेशो में बताया जाता है कि जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर टाइम, वो उससे कितना
कम दे रहा है। यदि वो 80% एफिशिएंट है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि 100 घंटे में जितना काम होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए वो 100 घंटे काम करके उसकी जगह 80% ही आउटपुट निकाल के देगा आपको, क्योंकि वो 80% एफिशिएंट। स्टैंडर्ड सारे वर्कर के लिए मैंने रखा कि ईच एंड एवरी वर्कर विल कंप्लीट माय वर्क इन 100 आवर्स, बट जो वर्कर 80% एफिशिएंट है वो उन 100 आवर्स में 80% ही काम आउटपुट आपको देगा। तो 80% आउटपुट देने का मतलब क्या हुआ, 100 घंटे काम करके भी जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट 80 घंटों का ही होगा। समझे? तो अब यहां पे हम ये बोल रहे हैं दोनों वर्कर का मिला के टोटल टाइम कितना लगना चाहिए, 33,400 आवर्स। हमें इतना आउटपुट चाहिए, हमें इतने घंटे का आउटपुट चाहिए, क्योंकि हमारा जो बजटेड प्रोडक्शन है वो तो बनना ही है। जितना मैंने प्रोडक्शन माना है उतना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी कस्टमर की डिमांड है। मुझे उतना आउटपुट तो निकाल के कस्टमर को डिलीवर करना है, तो उतना आउटपुट तो बनना चाहिए। तरीके से यदि उस आउटपुट को बनाया जाए तो उसको बनाने में इतना टाइम लगेगा। ये तो हो गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम, ये लगेगा। मेरे वर्कर कितना टाइम ले लेंगे इस काम को करने में, तो मेरे वर्कर 80% एफिशिएंट है। इसका मतलब जब वो 100 घंटे काम करते हैं तो उसमें जो आउटपुट आता है वो 80 घंटों का ही आता है। मुझे आउटपुट कितने घंटों का चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए 33,400 आवर्स का। तो वो कितना टाइम लेंगे तब इतना आउटपुट देंगे, तो ये हो गया 33,400 जब वो 41750 आवर्स काम करेंगे तब मुझे जाके 33,400 आवर्स का आउटपुट आएगा, और तब मेरा बजटेड प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। मैंने स्टार्ट में इस चैप्टर में एक चीज बोला, इवन पूरे कॉस्टिंग में बात करें, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मली हम ये बोल रहे हैं मेरी एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं और मैं लेबर को 100 रुपए पर आवर पे करता हूं, तो एक यूनिट बनाने की वेजेस कितनी हो गई मेरी, 500 रुपीज। 1 यूनिट रिक्वायर्ड 5 आवर्स एंड आई एम पेइंग हिम 100 रुपीज पर आवर। तो एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे, कन्वर्जन समझना, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, और इन 5 आवर्स में 1 आवर का कितना पेमेंट दे रहा हूं। इसका मतलब 5 घंटे का कितना हो गया, इसका मतलब एक यूनिट की वेजेस कितनी हो गई, 500। एक यूनिट को बनाने में टाइम लगेगा 5 घंटे, एक घंटे के मिलेंगे उसको 100 रुपए। जब वो 5 घंटे काम करेगा तो उसे मिलेंगे 500 रुपीज। लेकिन 5 घंटे काम करके वो कितनी यूनिट बनाएगा, एक यूनिट बनाएगा। तो इसका मतलब एक यूनिट बनाने में लगेंगे 5 घंटे, और उस 5 घंटे के लिए मुझे उसे वेजेस देना पड़ेगा 500 रुपए। तो एक यूनिट की वेजेस कितनी आ गई, 5। दैट कन्वर्जन। एक और एग्जांपल, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 15 आवर्स। 10 यूनिट बनाने में 15 घंटे का स्टैंडर्ड दिया है मैंने। वेजेस रेट 20 रुपीज पर आवर। मुझे बताओ वेजेस रेट पर यूनिट कितनी पड़ रही है, आगे समझ में। 10 यूनिट को बनाने में 15 घंटे लगते हैं, 1 आवर के लिए 20 रुपीज देते हैं, तो 15 आवर्स के लिए 300 रुपीज देंगे, और इन 15 आवर्स में यूनिट कितनी बनेंगी, 10। इसका मतलब 10 यूनिट के लिए कितना पेमेंट जा रहा है,
300, तो 1 यूनिट का पेमेंट कितना हो गया? ये रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट बन गई, वेजेस रेट पर यूनिट बन गई। हमें दी हुई थी वेजेस रेट पर आर, एंड दैट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल, सेम चीज, वेजेस रेट इज 30 रुपीज पर यूनिट। मुझे वेजेस रेट पर आर बताओ। वेजेस रेट इज 30 रुपीज पर यूनिट, तो पर आर वेजेस रेट क्या होगी? पर आर वेजेस रेट क्या होगी? अब 10 यूनिट को बनाने के 30 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कितने रुपए जाने हैं? 300 रुपीज। और उन 10 यूनिट को बनाने में टाइम कितना लग रहा है? तो पर आर वेजेस रेट क्या हो गई? 20। दैट कन्वर्जन, ये लॉजिकल कन्वर्जन। सो एफिशिएंसी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14। गाइस एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कि जब एफिशिएंसी की बात की जाती है ना, तो कभी भी, अरे एक में एक एग्जांपल और लेने का मन हो रहा है, एक और लेते हैं। वर्कर 100% एफिशिएंसी से काम करके किसी प्रोडक्ट को 5 घंटे में बनाता है, और मैं उसे 500 की वेजेस देता हूं। नाउ आई एम सेइंग, ड्यू टू मार्केट रिसेशन और वट एवर जो भी रीजन रहा, या यूं बोलें कि वर्कर का मेरा एफिशिएंसी इंसेंटिव स्कीम देने के बाद 20% बढ़ जाएगा। तो अब 20% एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये मेरा काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? जिस काम को करने में 5 आवर्स लगते हैं, 20% एफिशिएंसी मतलब नाउ ही इज वर्किंग विद 120%। तो 120% से यदि वो काम करेगा, तो 5 घंटे में कितना काम कर देगा? या वही काम कितने टाइम में कर देगा? आंसर इज 4.16, इट्स नॉट 4। 20% एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब सीधा सीधा 20% कम मत कर देना। 4.16 कैसे आया? 5 आवर्स में 5 आवर्स का आउटपुट आता है, या यूं कहें 100 आवर्स काम करता है, आउटपुट कितना आता है? 120 घंटे का। मुझे आउटपुट तो 5 घंटे का चाहिए, तो 5 × 100 / 100 डिवाइडेड बाय 120, 4.17। लॉजिक समझ में आया? ये ट्विस्ट ध्यान रखना। चलो, अभी क्लियर हो गई बात। हमेशा यूनिटरी पे चले जाओ, सबसे बढ़िया तरीका। क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए।
The accountant of Y Limited has computed employee turnover rate for the quarter ended 10%, 5%, 3%. देखो भैया रेट देखो। क्या बोल रहा है? 3 मेथड से उसने रेट कैलकुलेट की। फ्लक्स से 10%, रिप्लेसमेंट से 5% और सेपरेशन से 3%। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड गिवन है आपको, बाकी सारी कैलकुलेशन निकालनी है। पहली चीज तो ये कंफर्म करो, हमने ये बात की थी कि फ्लक्स इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन। लेकिन यदि इट इज नॉट इक्वल टू रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन, इसका मतलब फ्लक्स ने अपनी कैलकुलेशन में न्यू जॉइनिंग को भी इंक्लूड किया है। तो ऐसा यहां पे दिख रहा है, 5% रिप्लेसमेंट है, 3% सेपरेशन है, 8 होना चाहिए। फ्लक्स कितना आ रहा है? 10%, यानी 2% की न्यू जॉइनिंग उसमें एडेड है। फैक्ट्स क्लियर? अब जो फैक्ट दिया है उस फैक्ट से क्वेश्चन को शुरू करें। फ्लक्स रेट कितना है, रिप्लेसमेंट रेट और सेपरेशन रेट, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड दिए हैं 30, रिप्लेस दिए हैं तो रिप्लेसमेंट रेशो वाले फॉर्मूले से चलो। रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। रिप्लेसमेंट रेट है 5, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 30, एवरेज कम्स 5%, 600। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आ गए। नाउ यूज सेपरेशन मेथड। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज। सेपरेशन रेट है 0.03, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड गिवन नहीं है, एवरेज मालूम है 600। तो सेपरेटेड वर्कर्स हो गए 600 मल्टीप्लाई बाय दिस 18। क्लियर? सिंपल फॉर्मूले में जा रहा हूं, एक चीज मिसिंग है, दूसरी निकालता चल रहा हूं। फ्लक्स रेट का फॉर्मूला होता है सेपरेटेड वर्कर्स रिप्लेस्ड न्यू जॉइनिंग डिवाइडेड बाय एवरेज। फ्लक्स रेट है 10%, सेपरेशन 18, रिप्लेसमेंट 30, न्यू जॉइनिंग x, एवरेज 600। It's x equal to 600 into 0.10 minus 18 minus 30, 12। एक यहां तक पहले आ जाइए सब। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बात करो।
तो बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूलाज हमने यूज किए, एक चीज मिसिंग थी, कैलकुलेट करते हुए आ गए। अब क्वेश्चन मांग रहा है, क्या मांग रहा है? इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट? ये जो क्वेश्चन में टर्नओवर रेट दिया हुआ है, ये टर्नओवर रेट आपको दिया है क्वार्टरली, और मुझे इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट मतलब मुझे देना है एनुअली। जब भी इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट की बात करेगा तो इसका मतलब वो एनुअल टर्नओवर रेट मांग रहा है। वो एनुअल टर्नओवर रेट मांग रहा है। तो एनुअल टर्नओवर रेट कैसे निकालेंगे? जितने पीरियड की टर्नओवर रेट दी है उससे डिवाइड करो, और जितने पीरियड की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करो। भाई ऐसे नहीं करना। 10% इज टर्नओवर रेट ऑफ 3 मंथ, मुझे चाहिए 12 मंथ की 40%। ठीक है, क्वार्टरली 10% तो एनुअली 40% हो गया ना यार। इतना कंफ्यूजन क्यों दिमाग में लाना है? एक क्वार्टर की 10% है, देयर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, तो 4 क्वार्टर यानी एनुअली 40%, 4 गुना हो जाएगी ना। है कोई डाउट? होना भी नहीं चाहिए यार। इतनी मेच्योरिटी तो है कि इसमें भी कोई फॉर्मूले वॉर्मूले ना घुसेड़े, वो सीधा सीधा पीरियोडिकल टर्नओवर रेट दिया है, एनुअल इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है, तो जिस पीरियड का दिया है उससे डिवाइड कर देता हूं, जिस पीरियड का निकलना है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे आप लोग, ठीक है? The management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover. Before analyzing the causes and taking remedial step, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of employee turnover in the last year. तो हमने एम्प्लॉय टर्नओवर पे जब बात की थी तो हम सोच रहे थे क्या करना है सर, ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट आती है, तो हमें क्या एम्प्लॉय टर्नओवर के लिए रेमिडियल एक्शंस लेने हैं या नहीं लेने? तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या एम्प्लॉय टर्नओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं हो रही है, क्या उसका इम्पैक्ट ज्यादा तो नहीं आ रहा है। ये रेमिडियल एक्शन लेने से पहले ये चेक कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट फॉरगॉन हो रहा है हमारा। लास्ट ईयर सेल्स थी हमारी 83,03,300 रुपीज टोटल, और उस सेल पे पीवी रेशो मिला हमें 20% का। नाउ व्हाट इज पीवी रेशो? तो इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बट इसका मतलब
प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशो। वॉल्यूम का मतलब होता है सेल्स। तो सेल्स पे कितना प्रॉफिट आ रहा है ये उसका रेशो है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। सेल्स पे कितना प्रॉफिट आ रहा है ये उसका रेशो नहीं है, सेल्स पे कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये उसका रेशो है। अब यहां पे सेल्स पे प्रॉफिट या सेल्स पे कंट्रीब्यूशन, डिफरेंस क्या है सर? तो इसको बिल्कुल उसी तरह से समझो जिस तरह से आप जीपी और एनपी में डिफरेंस समझते हो। जीपी और एनपी, एनपी इज प्रॉफिट, जीपी इज कंट्रीब्यूशन। नॉट एग्जैक्टली, बट समझो, अज्यूम करो दोनों प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट है और प्रॉफिट भी प्रॉफिट है। उधर जीपी भी प्रॉफिट है, एनपी भी प्रॉफिट है, बट जीपी वो प्रॉफिट है जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? सेल्स से, वॉल्यूम से, कि कितनी सेल्स होगी उस पर कितना जीपी आएगा, तभी तो जीपी रेशो। सेल कितनी बढ़ाते जाओ जीपी रेशो भी बढ़ता जाएगा, लिंक्ड है। लेकिन एनपी डिपेंड करता है कि कितना आपका एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, जिसका उन एक्सपेंसेस का किससे रिलेशन नहीं है? सेल्स से रिलेशन नहीं है, वो तो हो रहा है। सेम यहां पे, तो कंट्रीब्यूशन रेशो, सेल्स पे कितना कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब सोल्ड यूनिट अपने बनाने की कॉस्ट निकालने के बाद कितना प्रॉफिट दे रही है। एक यूनिट को बनाने में 60 रुपीज कॉस्ट लगती है मेरी, जो हर यूनिट के साथ कितनी लगेगी? 60 60 60 60, और बाकी कॉस्ट मेरी फिक्स्ड है। टोटल कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगी वो यूनिट के साथ लगती जाएगी, हर यूनिट के साथ लगती जाएगी। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है। तो मैं यदि ये बोलूं कि एक यूनिट में 100 रुपीज में सेल करता हूं, और उस 100 रुपीज की यूनिट को बनाने के लिए स्पेसिफिकली कितने रुपए का कॉस्ट आता है? 60 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो इसको यूं बोल सकते हैं, एवरी यूनिट सेल करने से आई विल गेट अ श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज। हर यूनिट 40 रुपए बचा के देगी मुझे, बट वो 40 रुपीज जो एवरी यूनिट विल गिव मी इज नॉट माई प्रॉफिट, क्योंकि इन सबको एक्यूमुलेट करके जो पैसा आएगा, जो रिटर्न आएगा, उससे मुझे क्या पे करना बाकी है अभी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? प्रॉफिट। एक यूनिट सेल करने से आई विल गेट रिटर्न ऑफ 40 रुपीज। 100 यूनिट सेल करने से रिटर्न, 1000 यूनिट सेल करने से रिटर्न विल बी ऑफ 4000, बट दैट बाय सेलिंग 1000 यूनिट इज नॉट माय प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए आउट ऑफ दिस आई हैव टू डिडक्ट फिक्स कॉस्ट। तो सर ये 40,000 क्या है, इसको कोई नाम दे सकते हैं? हाँ सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने इसे जीपी नाम दिया था, यहां हम इसको कंट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं कि एवरी यूनिट कंट्रीब्यूट्स कितना? 40 रुपीज। किसको कवर करने के लिए? फिक्स कॉस्ट को कवर। हर यूनिट जब हम सेल करेंगे तो वो हर यूनिट मुझे 40 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगी। एवरी यूनिट विल गिव मी 40 रुपीज रिटर्न फॉर कवरिंग माय फिक्स कॉस्ट। तो हमने उसे नाम दे दिया कंट्रीब्यूशन। एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 40 रुपीज। सेल कितने में कर रहे हो? 100 में। इसको परसेंटेज में बोले तो क्या बोलोगे? 40%। एवरी यूनिट इज कंट्रीब्यूटिंग 40% of the sale price. It is contribution by giving by selling unit. उसी को नाम दे दिया
कि 40 रुपीज पर यूनिट बोलते हो तो वो सेल का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसी 40 रुपीज पर यूनिट को 40% बोलते हो तो वो पीवी रेशो है। इस पे पूरा चैप्टर है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह। वहां भी जाके ये फॉर्मूले पे हो जाता है, लेकिन वहां भी मैं इस कॉन्सेप्ट के तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी लैंग्वेज का ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये 20% का मतलब क्या है, सेल्स पे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो हमारी सेल हुई थी 83,03,300 और उस पे हमें 20% का कंट्रीब्यूशन मिलता था। देख लो आगे चले। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड 4,45,4.45 लाख। एक्चुअली कितने आवर्स काम हुआ, तो 4.45 लाख आवर्स का काम हुआ, एक्चुअल आवर्स वर्कड। The actual direct employee hours include 30,000 attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive। क्या कहना चाह रहा है सर, ये जो एक्चुअल आवर्स काम हुए ना 4,45,000, इसमें से 30,000 आवर्स वो हैं जब हम न्यू रिक्रूटेड वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। अब ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती है कि चलो क्लासरूम में बिठा के समझा रहे हैं, ट्रेनिंग होती है एक्चुअल प्रोडक्शन करके, चलो मशीन पे काम शुरू करो। तो जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उस वक्त जो प्रोडक्शन होगा वो नॉर्मल स्पीड का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहां पे हमने 30,000 आवर्स ट्रेनिंग दिया, उसमें जो आउटपुट आया वो ये बोल रहा है हाफ आवर्स अनप्रोडक्टिव थे, हाफ आवर्स अनप्रोडक्टिव थे। मतलब 30,000 आवर्स में से 15,000 आवर्स, दैट मींस इन दैट 30,000 आवर्स एक्चुअली जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो उतना ना होके हाफ हुआ। यानी एक नॉर्मल वर्कर जितना काम कर देता में, हमारा नया वर्कर आधा ही काम कर पाया। तो आधा काम कर पाया तो मतलब 30,000 में से 15,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव हो गए। यानी ऐसा कैलकुलेट नहीं हुआ कि 15,000 कौन कौन से आवर्स थे जो जिनमें काम नहीं हुआ। कैसे कैलकुलेट हुआ, 30,000 आवर्स में बननी कितनी चाहिए थी, देखा आधी बनी है तो आधे ही काम हुए। इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे 50,000 आवर्स में से 30,000 आवर्स में से 15,000 अनप्रोडक्टिव है। As a result of the delay by the personnel department in filling vacancies due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours, excluding that unproductive training hours, were lost। मतलब हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट को वैकेंसीज फिल करने में जितना टाइम लगा, उतने टाइम तक जितने वर्कर्स अपॉइंट हो सकते थे और वो होके काम कर सकते थे वो काम नहीं हुआ, वर्कर ही नहीं थे फैक्ट्री में। और उस वजह से 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स वेस्ट हो गए हमारे। फैसिलिटी तो दे रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, मशीन पड़ी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वर्कर नहीं है। क्यों नहीं है सर, लेबर टर्नओवर की वजह से वर्कर खाली हो गया और हमारा प्रोडक्शन, हमारा ट्रेनिंग पर्सनल डिपार्टमेंट अभी तक वैकेंसीज को फुलफिल नहीं पाया। तो इस वजह से वो टाइम जो था उतने टाइम काम नहीं हुआ। कितने आवर्स का लॉस हो गया। यदि टाइमली वर्कर अपॉइंट हो जाता और वो वर्कर टाइमली काम करता तो कितने एक्स्ट्रा आवर्स काम हो जाते फैक्ट्री में, 1 लाख आवर्स। 1 लाख आवर्स यदि एक्स्ट्रा काम फैक्ट्री में हो जाता तो उन आवर्स में प्रोडक्शन होता, वो प्रोडक्ट बिक
बिकता, उससे सेल जनरेट होती, और सेल जनरेट होती तो उस पे 20% का कंट्रीब्यूशन मिलता। वो नहीं मिला। नोशनल लॉस, लॉस ऑफ प्रॉफिट, फॉरगॉन, प्रॉफिट फॉरगॉन, प्रॉफिट चला गया। एक्चुअली लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट का लॉस हो गया। जो प्रॉफिट मिल सकता था वो नहीं मिला। हमें वो कैलकुलेट करना है। समझ गए स्टोरी? अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ये लेबर टर्नओवर की कॉस्ट है, ये तो है ही। और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हुआ है, ये तो डायरेक्टली दे दी इन्होंने। मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे जाएंगे सर? सोच के बताओ। मैं कोई आइडिया अभी नहीं दे रहा, पहले आपका आइडिया ले रहा हूं। क्या चल रहा है दिमाग में, कैसे करना चाहिए इसका कैलकुलेशन? इज देयर एनी आइडिया दैट इज कमिंग इन योर माइंड? सोचो सोचो सोचो, जितना दिमाग पे जोर डालोगे कुछ तो बाहर आएगा। हो सकता है करेक्ट पूरा ही आंसर बाहर निकाल दो। बिंगो। 1 प्रोडक्टिव आवर्स में कितनी सेल हो सकती थी वो निकालेंगे, उस पे कितना प्रॉफिट हो सकता था वो निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि जितने आवर्स लॉस हुआ उसका लॉस कितना है। तो पर आवर, पर प्रोडक्टिव आवर सेल निकालनी है, पर प्रोडक्टिव आवर, पर प्रोडक्टिव आवर सेल निकालनी है। फिर लॉस्ट आवर्स की सेल निकालनी है, और फिर उस पर 20% का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्लियर? पर प्रोडक्टिव आवर सेल कितनी हुई सर? 83,03,300 की सेल हुई थी। कितने आवर्स में? 4.45 लाख ना, -15,000। 4,45,000 -15,000, क्योंकि इन 4,40,000 में से 15,000 अनप्रोडक्टिव थे। वो तो इसमें इंक्लूडेड थोड़ी है, वो तो लॉस ऑफ आवर्स हैं, अनप्रोडक्टिव नहीं है। वो तो काम ही नहीं हुआ, वो 1 लाख आवर्स तो काम ही नहीं हुआ, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते हम। ये है प्रोडक्टिव आवर्स पर आवर। उस पे कितने आवर्स का आपका एक्चुअली लॉस हो गया? ये देखो 430 प्रोडक्टिव आवर्स, आपका एक्चुअली लॉस कितने आवर्स का हो गया? 1,15,000 आवर्स वेस्ट हो गए आपके। 15,000 अनप्रोडक्टिव रह गए, और 1 लाख में तो काम ही नहीं हुआ। और उस पे प्रॉफिट कितना मिल जाता? 20% प्रॉफिट मिल जाता। लेट्स फाइंड इट आउट। ये आ गया प्रॉफिट फॉर गॉन। समझ लेना, 83,03,300 is the total amount of sale in 4,45,000 hours. But out of that 4,45,000 hours, 15,000 hours unproductive है। तो 15,000 कहां से आए सर? टोटल 30,000 ट्रेनिंग आवर्स में से हाफ प्रोडक्टिव थे, यानी 15,000 आवर्स आपके हो गए अनप्रोडक्टिव। उन 15,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स को निकाल दिया, यानी प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे हमारे? 4,30,000। एक्चुअली काम कितने घंटे हुआ? 4,30,000। उन आवर्स में सेल कितनी हुई? 83,03,300 पर आवर की सेल आ गई। उस पर आवर सेल का नुकसान हुआ कितने आवर्स में?
1,15,000 आवर्स, 15,000 ट्रेनिंग आवर्स वेस्ट हो गए और 1 लाख पर्सनल डिपार्टमेंट की से वेस्ट हो गए। उन वेस्ट आवर्स में कितनी सेल हो जाती और उस पे कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता, ये हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। इज इट क्लियर? यहां कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहां सारा कैलकुलेशन और लॉजिक चलेगा। हाँ हाँ, तो इंक्लूडिंग यहां 1 लाख के आगे क्लियरली मेंशन है बेटा, ये 1 लाख पोटेंशियली आर एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स। इसमें ट्रेनिंग आवर्स इंक्लूडेड, तो ट्रेनिंग आवर भी तो वेस्ट हुए 15,000, तो हमारा टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटल लॉस ऑफ आवर्स हो गया 1,15,000। मल्टीपल है, कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई भी बुक उठा लो, मेरे बचपन से लेके आपके बचपन तक या मेरे बचपन से मेरे बचपन तक यही क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये मेरी लाइफ में ही क्वेश्चन था। कितने साल पहले पढ़ाते, 1999, 24 years बैक भी ओवर का कॉस्ट निकालना है, कोई चीज नहीं, कोई हर बुक वाला भी 10-3 पढ़िए, 20 साल पुरानी कॉस्टिंग की बुक दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन छपा हुआ, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं करने को। कॉन्सेप्ट समझ लो, कितनी सेल हुई, कितने प्रोडक्टिव आवर्स में सेल हुई, लॉस कितने प्रोडक्टिव आवर्स का हो गया, उसमें प्रॉफिट कितना गया। अभी आप लोगों के दिमाग से आई ना चीज की क्या निकाल लेना चाहिए, कॉस्टिंग में वो चाहिए। कितना भी बता देंगे, कितना भी कर लेंगे, फिर भी कोई भी एक नई चीज एग्जाम में उठ के आ सकती है। वहां आपका दिमाग लॉजिकली चलना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ बैठ के इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के सिर्फ माइंडसेट डिजाइन कर रहे हैं कि उस डायरेक्शन में, उस तरीके से हमारा दिमाग सोचना शुरू कर दे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट वन। Aditya Limited is an engineering manufacturing company producing job order on the basis of specification given by the during the last month. It has completed 3 job work ABC. The following are the item of expenditure which are incurred apart from direct material, direct employee cost. Administration, blueprint जो जॉब ए पे लगा, हायर चार्जेस जो जॉब बी पे लगा, सैलरी ऑफ ऑफिस अटेंडेंट 50,000, वन टाइम लाइसेंस फी पेड फॉर सॉफ्टवेयर जो जॉब सी के लिए है, एंड सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर 1,20,000। कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस अट्रीब्यूटेबल टू ईच जॉब। बहुत सिली सी चीज नहीं पूछी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द पर्टिकुलर जॉब या प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट, और वो तो गिवन है यार, साफ साफ दिया हुआ है कौन सी चीज ए पे लगी, कौन सी बी पे लगी, कौन सी सी पे लगी, बाकी कॉमन दिया हुआ है। आपको तो डायरेक्ट बताना था यार। ऐसे जज करोगे क्या यार, मजाक कर रही है क्या हमने?
वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू जॉब वाली कॉन्सेप्ट पता है, सामने सामने लिखा हुआ है ना। आ जाओ, ये क्वेश्चन तो मजाक ही कर दिया यार, इतना सा समझा हमको। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ ना, आप लोग बोलोगे क्या समझ रहे हो हमें। आ जाइए, एमसीक्यूज। बोलो जी, नंबर 1, आइडियल टाइम इन द टाइम अंडर विच। आइडियल टाइम का मतलब क्या है? फुल वेजेस आर पेड टू वर्कर, नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर। बोथ। आइडियल टाइम का मतलब जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और दूसरा हम वेजेस भी पूरी दे रहे हैं, दैट इज नोन एज आइडियल टाइम, ऑप्शन सी। कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था तो आइडियल टाइम की कॉस्ट का क्या होगा? ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल, तो ये पी एंड एल में जाएगा। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय, चलिए यहां मैं एक दो चीजें और ऐड कर देता हूं। मैं एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूं, एक दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और ऐड कर देता हूं। हमने जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इनकी बात की थी। यहां कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी। ये पार्ट है ऑपरेशनल रिसर्च के, जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज पे कंडक्ट किया जाता है। ये हम ये डिसाइड कैसे करते हैं, या ये डिपार्टमेंट डिसाइड कैसे करता है कि किस काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए? ये कैसे बनाने वाले ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये 3 घंटे में हो जाएगा? ये कैसे डिसाइड किया? खुद करके देखा? अरे भाई, खुद की और स्टूडेंट की एफिशिएंसी में तो फर्क है, तो फिर उसने कैसे ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये जॉब 2 घंटे में हो जाएगी, या ये काम 3 घंटे में पूरा हो जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कैसे किया? स्टडी, टाइम स्टडी। अलग अलग वर्कर से वो टास्क परफॉर्म करवाया गया, अलग अलग वर्कर से वो काम, क्योंकि एक वर्कर से काम करवा दूं और देखूं कि उसको कितना टाइम लगा और उसे स्टैंडर्ड टाइम मान लूं, ये रॉन्ग है। यदि वो हाईली एफिशिएंट वर्कर जल्दी कर देगा और बाकी सारे वर्कर के लिए वो टेबल नहीं होगा, वो लो एफिशिएंट वर्कर है तो स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज्यादा फिक्स हो जाएगा। तो हमने अलग अलग वर्कर से वो काम करवाया, सबके टाइम को स्टडी किया, और फिर उसको एवरेज करके हमने एक एवरेज टाइम फिक्स कर दिया कि दैट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम। बात समझ में आई? ये हो गई आपकी टाइम स्टडी। सेकेंड, एक और स्टडी परफॉर्म की जाती है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या करती है? मोशन स्टडी में क्या करते हैं? ये काम कहां हो रहा है? ये स्टडी कौन कर रहा है? जॉब इवैल्यूएशन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। काम कैसे होता है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीजें उसमें करनी होंगी, क्या एफिशिएंसी वर्कर की चाहिए थी, मैंने हर डिपार्टमेंट के स्पेसिफिकेशंस आपको बताए थे। टाइम डिपार्टमेंट पॉइंट
बनाने काम कैसे होगा, कैसे एफिशिएंसी उसके लिए चाहिए, स्किल्स चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसकी स्टडी कर में एक मोशन स्टडी में हम ये चेक करते हैं कि वर्क परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, उसके जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं, उसके जो मोशंस हैं, उन मोशंस में, उन मूवमेंट्स में, उन फिजिकल मूवमेंट्स में कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, अननेसेसरी मोशंस, और उन अननेसेसरी मूवमेंट्स एंड मोशंस की वजह से एक तो उस वर्कर का टाइम वेस्ट हो रहा है, और दूसरा उसके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है। उन मोशंस को आइडेंटिफाई करके कुछ ऐसी फैसिलिटीज, कुछ ऐसे सिस्टम को डेवलप किया जाए ताकि वो अननेसेसरी मूवमेंट्स ना हो, और उससे टाइम भी बचेगा और वर्कर की एनर्जी बचेगी, जो एनर्जी वो प्रोडक्शन में लगा पाएगा। चलो प्रैक्टिकली यहां से एग्जांपल ले लेता हूं। हमारा ये स्टाइलर होता ना, कई बार अरे यार ये स्टाइलर का बैटरी चला गया, ये पेन बंद हो गया, फिर हम यहां से माइक ऑफ करते हैं, क्लास लीव करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, नया स्टाइलर लेके आते हैं। ये अननेसेसरी मोशन है, ये हमने ऑब्जर्व किया कि हर क्लास में इस काम की वजह से आपका रिदम ब्रेक हो रहा है, और जो फ्लो जब ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, और उस फ्लो में वापस आने की वजह से वो एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। ये अननेसेसरी मूवमेंट है। सो डू समथिंग फॉर दिस। हमने एक मेथड डेवलप कर दिया। हमने यहीं हर डेस्क पे, हर रूम के अंदर एक चार्जिंग पॉइंट लगा दिया, और वहां परमानेंट चार्जर्स फिक्स, आईपैड का, का, आपका स्टाइलर का, वो चार्जर पे उसको अटैच कर दो। अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं ना, इतनी देर में, उतनी देर में वो चार्ज हो जाएगा। आई विल यूज इट अगेन। नीदर माई फ्लो इज मिस्ड और डिस्टर्ब्ड, नीदर द नॉट द टाइम। ये आउटकम है मोशन स्टडी। वर्कर के भी मोशंस को स्टडी किया जाता है, वर्कर के भी मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता है, और उन मूवमेंट्स को स्टडी करके ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसे कौन से मूवमेंट्स हैं जहां वर्कर अननेसेसरी वेस्ट कर रहा है अपना टाइम और मूवमेंट। कई टूल्स हो सकते हैं, एक कुछ इस तरह के गैजेट्स आते हैं जो वर्कर को पहना दिया, और फिर देखा कि उसके हाथ मूवमेंट्स कहाँ पे, बॉडी मूवमेंट्स भी अननेसेसरी तो नहीं हो रहे हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं है। बात टूल लेने 10 फीट दूर जाता है, 10 फीट जाता है, टूल बॉक्स उसके पास में फिक्स कर दिया, ये लगाया, ये वापस किया, मूवमेंट कम हो गया। कैमरास लगा के कंटिन्यूसली वर्कर के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लेना। तो ये सब कौन कर रहा है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और वहां से इस पे कंट्रोल किया जाता है। सो टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट टाइम रिकॉर्ड करता है वर्कर के आने और जाने का, टाइम बुकिंग करता है वर्कर ने जो, ये का काम। Identify which one of the following does not account for increasing labor productivity। किसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती या खराब होती है? हाई लेबर टर्नओवर, करेक्ट, गुड। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, फॉर्मुलेज दिए हुए हैं इसमें, ए ही सही है, ए ही सही है। टाइम बुकिंग refers to a method wherein
dash of an employee is recorded. Time spent on a particular job. Very good यार, याद है सबको बहुत अच्छी तरह. Employee cost includes all of above. If the time saved is less than 50% of the standard time, then the wages under Rowan and Halsey premium plan on comparison gives equal wages. 50% पे रोवन और हेल्थ से इक्वल होते हैं. लेस देन बोल रहा है क्या? लेस देन 50%. तो वेज रोवन में ज्यादा से कम होती जाती है, 50 पे इक्वल होते हैं और 50 के बाद हेल्थ से कम होने लग जाती है. मोर वेजेस अंडर रोवन प्लान देन हेल्थ से. करेक्ट. इक्वल तब जब इक्वल 50% होगा. करेक्ट. स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब इज 60 आवर्स. गारंटीड टाइम रेट इज 30 पैसा. रोवन 48 आवर्स में क्या मांग रहा है? पहले केयरफुली क्वेश्चन जरूर पढ़ना. बोनस मांग रहा है या टोटल वेजेस मांग रहा है? वेजेस मांग रहा है. तो नॉर्मल वेजेस 48, टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ये आ गई. ₹7.28. Important factor for control of employee cost. Important factor for control of employee cost can be time and motion study, control over ideal time and overtime, control over employee turnover. All of the above. Out of following methods, attendance is marked by recognizing an employee based on physical and behavioral trait. Physical and behavioral trait. Biometric attendance. If overtime is required for meeting urgent time, premium should be charged to. क्या बात, सीक्यूज बड़े प्यार से हो गए भाई. थ्योरी क्वेश्चंस सारे डिस्कस्ड हैं, आंसर्स अंदर हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. और अब जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे होंगे. ये अच्छे क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जाम में आ चुके होते हैं. Mr. A is working by employing 10 skilled workers. He is considering the introduction of some incentive schemes, either Halsey or Rowan, of wage payment for increasing the employee productivity to cope. एक तो ये स्टोरी बहुत बड़ी बड़ी आएगी आपके पास. रीड कीजिएगा गाइस, 1 मिनट. कॉस्टिंग के अंदर स्टोरी बहुत मिलेगी. स्टोरी से घबराना नहीं, केयरफुली रीड करना है. क्वेश्चन की लेंथ अननेसेसरी बड़ी हो जाती है स्टोरी बनाने में. तो स्टोरी को जरूर पूरा सा पढ़े, क्योंकि उसी के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हो सकती है. उन्हें आप मार्क करते हुए चलें, काम की इंफॉर्मेशन वर्ड बाय वर्ड, ताकि बार बार हमें उस क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े. सो 10 स्किल्ड वर्कर्स. इंसेंटिव स्कीम लाना चाहते हैं या तो हेल्थ से 50% वाली या रोवन. बहुत अच्छा लाइन है. ऑफ द वेज पेमेंट क्यों लाना चाहते हैं?
for increasing the employee productivity to cope with the increased demand for the product by 25%. हम ये सोच रहे हैं कि हम कोई इंसेंटिव स्कीम लाएंगे तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उससे हमारी जो इंक्रीज्ड डिमांड है, कितनी, 25% की इंक्रीज डिमांड कोप अप हो जाएगी. सो बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव स्कीम, our purpose to increase the productivity of the worker और our कर सकूं. ओके, ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये तो आप चाहते हो, ऐसा आप पूछते हो, होगा या जरूरी नहीं है. तो क्या बोल रहा है? he feels if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase, average 20% increase over the present earning of the worker, it could act as sufficient incentive scheme to produce more, and he is accordingly gives the assurance to the worker. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यस, परफेक्ट, वेरी गुड. क्या सोच रहा है कि यदि हमारी इंसेंटिव स्कीम की वजह से वर्कर की अर्निंग पहले से 20% इंक्रीज हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली वर्कर मोटिवेट हो जाएगा और हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन 25% बढ़ जाएगा. तो अब हमें ऐसी स्कीम, मतलब आउटकम, हमें ऐसी स्कीम लानी है जिस स्कीम की वजह से वर्कर की अर्निंग पहले से 20 हो जाए, तभी हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी. ये हमने वर्कर को अश्योरेंस दिया है. Hourly wages rate 40 rupees. Average time for producing one piece by one worker at previous performance. This may be taken as time allowed. 2 hours per unit. Number of working day in a month 25. Number of working hour per day by each worker 8. Actual production during the month is 1250 units. ये तो फैक्ट्स हो गए. Calculate effective rate of earning per hour under health say and row 1. Calculate the saving to Mr. A in term of direct labor cost per piece under the scheme. ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ. सबसे पहले तो करंटली क्या वेजेस दे रहे हो आप उसको. हम 40 आवर्स करंट लेबर कॉस्ट, करंटली 40 रुपीज पर आवर. कितने आवर्स काम किया वर्कर ने? 25 days in a month and 8 hours per day. तो वेजेस रेट तो है 40 रुपीज पर आवर. आवर्स वर्कड कितना है? 25 into 8 into 10, बिकॉज देर आर 10. गलती मत कर देना, इसीलिए बोला हर फैक्ट को पढ़ना. ठीक है,
कितनी हो गई आवर्स? 2000 आवर्स। तो वेजेस की टोटल पूरे मंथ की टोटल वेजेस गई है 80,000। और इस 80,000 में आउटपुट कितना मिला? 1250 यूनिट। तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? हमारी पर यूनिट कॉस्ट 64 रुपीज। पर यूनिट कॉस्ट इज 64 पर यूनिट। ये हमारी लेबर कॉस्ट आ रही है। इज इट क्लियर? अब इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम में हम पहले देंगे रोवन हेल्थ से 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। तो यहां इंसेंटिव स्कीम देने के लिए टाइम अलाउड तो आपका कितना है? एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं। कितनी यूनिट बनाई? अभी एक्चुअल टाइम देखो पर यूनिट कितना लग रहा है। स्टैंडर्ड टाइम आवर्स 2500 आवर्स। 12 बनाई ना। और एक यूनिट को बनाने के लिए हमने कितने आवर्स दिए? 2। तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे? कितने आवर्स बचा लिए उन्होंने? 500 आवर्स, क्योंकि एक्चुअल आवर्स 2000 निकाले ना आवर्स वर्कड। अब यदि हम इन्हें स्कीम दें तो स्कीम से इनका वेजेस पेमेंट कैलकुलेट करो गाइस। स्कीम से वेजेस पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। पहले हेल्थ से नॉर्मल वेजेस 80,000। ये तो नॉर्मल वेजेस हो गई। बोनस कितना दोगे? आवर्स सेव्ड 2500 माइनस 2000 का 50%, 40 रुपीज। 6 कितना? 10,000। हाँ, क्या बात कर रहे हो भाई? 500, 10,000, 10,000 रुपीज टोटल वेजेस 90,000। टोटल वेजेस 90,000। वर्कर की वेजेस में इंक्रीज कितना आया? इंक्रीज इन अर्निंग ऑफ वर्कर। सर उसकी 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है। पहले 80,000 थी। उसकी अर्निंग पहले के मुकाबले उसकी अर्निंग पहले के मुकाबले 12.5% इंक्रीज हो गई। सर ये स्कीम तो नहीं लगेगी। तो ये स्कीम तो नहीं लगेगी। तो ये स्कीम तो हो गई रिजेक्ट। अब रोवन नॉर्मल वेजेस बोनस
16,000 बोनस, टोटल वेजेस आ गए 96,000। देखो कितना इंक्रीज हुआ। 16,000 ओवर 80,000। वर्कर की अर्निंग में % का इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज्ड बाय, मतलब ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम एक्सेप्ट करनी है। हेलो, हेलो गाइस, बीच में यदि वॉल्यूम का इशू आया था, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे रोवन, ओके, लेट मी चेंज द बैटरी। अब हम देखें हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है सर। तो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी अब? 96,000। पहले लेबर कॉस्ट कितनी आ रही थी? 80। सर ये तो नुकसान हो गया हमें। हाँ सर, नुकसान नहीं हुआ। वर्कर को जब 20% एक्स्ट्रा वेजेस मिल रही है, तो वो 25% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी तो करेगा। तो नाउ प्रोडक्शन विल बी, नाउ प्रोडक्शन पहले था कितना? 1250। 1250 यूनिट ही बन रही थी पहले। हाँ, अब बनेंगी 1250 की जगह 25% एक्स्ट्रा। 1250 was the earlier production before bonus scheme। करंट डेटा दिया है उन्होंने, करंट डेटा दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। बेटा स्कीम तो अभी तक लगाई नहीं, स्कीम लगाना चाहते हैं। कहाँ? हाँ, ये माना गया। एज अ रिजल्ट ऑफ अश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर फॉर द करंट मंथ। तो ये, अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके एम्बिग्यूटी हम बोल सकते हैं। ये तो एवरेज टाइम प्रीवियस परफॉर्मेंस का दिया है। प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन पहले कितना आ रहा था और अब कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा। इट इज रिजल्ट, ये रिजल्ट है। ठीक, कॉस्ट निकालनी है। नाउ प्रोडक्शन इज 1250, अर्लियर प्रोडक्शन
वो एक लाइन मिस कर दी ना, वही क्वेश्चन का मेन चीज है, एक एक वर्ड इसको मार्क करना था, मैंने भी मिस कर दिया। एज अ रिजल्ट फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमने जब स्कीम लगाई तो क्या रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट के बाद का आउटपुट है। तो अर्लियर प्रोडक्शन कितना था, तो सर हमारा करंट प्रोडक्शन है 125%, तो अर्लियर प्रोडक्शन वाज 1000 यूनिट। अर्लियर प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट। तो पहले हमारी कॉस्ट कितनी थी, तो ऊपर वाला कॉस्ट ये रिमूव करना बेटा, फिर हाँ ये हटा दो, यहीं पे ले लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अर्लियर 80,000 कॉस्ट थी, लेकिन उस वक्त बन रही थी सिर्फ 1000 यूनिट, यानी 80 रुपीज पर यूनिट। कॉस्ट आफ्टर स्कीम, कौन सी स्कीम फाइनल हुई, रोवन, रोवन में हमारी कॉस्ट जा रही है 96,000, बट आउटपुट आ रहा है 1250 का, 76.8 पर यूनिट, सेविंग इन कॉस्ट टू द कंपनी 3.2 पर यूनिट। बोनस देने के बाद भी वी आर इन प्रॉफिट, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। तो ये लाइन यहां की मार्क कर देना, इस पार्ट की ये, इसमें as a result of assurance the increase in productivity has been observed, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, तो ये करंट है। और ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड तो वैसे भी हमारे पास प्रीवियस परफॉर्मेंस से दिया हुआ है, तो वहां कोई इशू नहीं, ठीक है। इज इट ओके? चलिए आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। कितना, 2 more questions are there, just try to do it। देख ही लेते हैं ना, let me extend the class, wait a while। Wage negotiations are going on with the recognized employees union, and the management wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme. The case of three typical workers ABC who produces respectively 180, 120 and 100 units. The company's product in a normal day of 8 hours is taken up for study.
assuming that day wages would be guaranteed at 75 wage rate and the piece rate would be based on a standard hourly output of 10 unit. मतलब स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट एक घंटे में कितनी यूनिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 और उस एक घंटे की वेजेस हम कितनी दे रहे हैं तो पर यूनिट वेजेस कितनी हो गई परफेक्ट वेरी गुड 7.5 रुपीज 75 रुपीज 1 आवर का दे रहे हैं और उस 1 आवर में हम 10 स्टैंडर्ड यूनिट का आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पर यूनिट वेजेस हो गई 7.5 रुपीज Calculate the earning of each 3 worker and the employee cost per 100 piece. Day wages, piece rate, health से row 1. Day wages यानी time rate, piece wages per unit basis, health से time saved और row 1 भी time saved. Also calculate under the above scheme the average cost of labor for the company. 100 piece per 100 piece. पहला वर्कर कितनी यूनिट बनाएगा 180 कितने आवर्स में एक दिन के 8 घंटे में तो यदि मैं उस पहले वर्कर की आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं पहले वर्कर को मैं ए टाइम बेसिस पे वेजेस देता हूं 8 आवर्स पूरा लिखना बेटा 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 75 पर आवर 600 की वेजेस दोगे ये देंगे टाइम बेसिस पे भाई उसने कितनी यूनिट बनाई अब वो मैटर नहीं करता उसने कितने आवर्स काम किया वो मैटर करता है तो उसने 100 आवर्स काम किया है 8 आवर्स काम किया है और उस 8 आवर्स में 100 यूनिट बनाई है बट आई विल गिव हिम वेजेस ऑफ आवर्स 8 आवर्स यूनिट बेसिस कितनी यूनिट बनाई उसने 180 बना दी रुको रुको पहले तो यहां पे जो हमें उसे वेजेस देनी है कैलकुलेशन देनी है वो पर 100 यूनिट देनी है आंसर तो पहले पर 100 यूनिट तो दे दो 600 की वेजेस कितनी यूनिट के लिए है 180 के लिए हमें तो 100 यूनिट की वेजेस बतानी है इज इट क्लियर ये हो गई वेजेस पर 100 यूनिट्स कौन से बेसिस पे कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी अब देते हैं उसको पीस वेजेस कितनी यूनिट्स बनाई उसने पर यूनिट क्या रेट है वेजेस की 7.5 1350 रुपीज की वेजेस देंगे उसको हम हाँ डिफरेंस तो आएगा अब मुझे पर 100 यूनिट देना है आंसर तो वेजेस पर 100 यूनिट डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 डायरेक्ट भी आता है लेकिन निकाल दो ना दिखाना तो पड़ेगा ना भाई सॉल्यूशन बताओ कोई डाउट है यहां तक तीसरा मेथड हेल्थ से अब हेल्थ से पे जाओगे तो हेल्थ से के लिए एक्चुअल टाइम तो 8 आवर्स उसने काम में लिया और 8 आवर्स में कितनी यूनिट बना दी बट 8 आवर्स में 180 बना दी बट 180 बनाने के लिए
टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या था? 180 का स्टैंडर्ड टाइम क्या था? 180 यूनिट बननी कितने आवर्स में चाहिए थी? सर स्टैंडर्ड टाइम गिवन है हमें 10 यूनिट पर आवर, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 180 यूनिट्स 18 आवर्स। यहां उसने 180 बनाई है ना, तो मैं तो उसी के बेसिस पे जाऊंगा। स्टैंडर्ड आवर्स 180 यूनिट्स, 180 यूनिट्स के लिए 10 आवर्स, पर यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट पर आवर के हिसाब से 18 आवर्स। एक्चुअल आवर्स 8, टाइम सेव्ड 10 आवर्स। अब निकालो, नॉर्मल वेजेस तो 8 आवर्स की दोगे 600, बोनस 10 आवर्स का 50%, टोटल वेजेस हो गई 975, बट वेजेस पर 100 यूनिट 975 is the wages of 180 unit. समझ में आया? हेल्थ से हो गया तो रोवन तो हो ही जाएगा, बस बोनस का स्टाइल चेंज करना है। इज इट ओके रोवन? नॉर्मल वेजेस तो वही 600, बोनस 518.5। बोलो गाइस, ये वर्कर ए का सारे चारों मेथड से कैलकुलेशन। सो नाउ इट्स ऑन यू। वर्कर बी 120 यूनिट्स, उसके लिए सारी कैलकुलेशंस, एंड देन वर्कर सी 100 यूनिट्स, उसकी सारी कैलकुलेशंस। नहीं, टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो, समझ में आता है, बढ़िया है, उस वक्त स्ट्राइक कर रहा है। नहीं तो अब ऐसे जा रहे हो, ये भी सही है। 1 बाय 1 वर्कर ए का हो गया। वर्कर ए का ये चारों मेथड टेबुलर फॉर्म में दे सकते हो इफ यू वांट, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन का कम हो जाएगा, एक ही बार फॉर्मूला लिखना पड़े। इज इट क्लियर? इसका सेकंड पार्ट था एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीस। 100 पीसेस प्रोड्यूस करने की कंपनी की एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। एवरेज कॉस्ट तीनों वर्कर मिला के टोटल कॉस्ट कितनी आई अंडर एवरी मेथड, उसके बेसिस पे आप एवरेज कॉस्ट दोगे। एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करके देना है, मेथड बाय मेथड चलेगी, ये ध्यान रखना हर मेथड के लिए कि टोटल आपकी वेजेस कितनी गई और टोटल आउटपुट कितना आया, वहां से वहां वहां से टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट
मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 पीस की देनी है, पर यूनिट नहीं मांगी। पर यूनिट में तो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। पर 100 यूनिट निकालिए, तो या फिर आप करें पर 100 यूनिट की जो कॉस्ट आई है उसकी टोटल, वही आपकी एवरेज कॉस्ट 100 यूनिट की होगी। ठीक है, और लास्ट वाला तो मजाक कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन मांग रहा है। कौन कौन से डायरेक्ट हैं? पावर एंड फ्यूल, वेजेस, wages paid to the factory worker, wages paid to the factory worker is direct employee cost। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस मांग रहा है ना, सिर्फ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस मांग रहा है, ये तो लेबर में चली जाएगी ना। बिल पेड टू द जॉब वर्कर, यस, बिल पेड टू द जॉब वर्कर, जॉब वर्कर को जो हम बिल पे करते हैं वो एक्सपेंसेस में आता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पार्ट है, लेबर का नहीं। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, यस। fee paid to the technician hired for the job, yes। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है। कमीशन पेड टू द सेल स्टाफ, ये सेल का पार्ट है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होगा। ठीक है, सो फाइनली ऑल क्वेश्चंस आर डन गाइस। रिमेनिंग को आप काम करें, क्वेश्चंस कंप्लीट करें। कोई डिस्कशन पेंडिंग लगेगा तो हम पहले इस पे डिस्कशन करेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। हाँ, ये मैंने आपको बोल ही दिया, बता ही दिया है। एक्स्ट्रा वर्कशीट आपको मिलती जाएगी और उन पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको करना है, और फिर उनकी क्लासेस कंडक्ट, उनकी प्रॉब्लम्स पे, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के डिस्कशन।